नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रथम लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसके आगे हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा हमने पढ़ी थी। उसके बाद है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी तापीय अपघटन अभिक्रियाएं जो ताप के माध्यम से, या यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा की उपस्थिति में उनका अपघटन होता है, वो तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चूना पत्थर CaCO3 ठोस अवस्था में होता है, और हमने पीछे पढ़ा था समीकरण में कि तीर के निशान के ऊपर हम ऊष्मा है वो लिखते हैं, जिसमें ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, उसको लिखा जाता है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में चूना पत्थर है वो CaO में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चूना पत्थर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चूना पत्थर का सूत्र लिखिए और बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। यदि बुझा हुआ चूना पूछा जाता है तो हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना है वो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन दोनों चीज़ों को आप अलग से अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके लिखें कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट FeSO4। ऊष्मा की उपस्थिति में यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में बदलता है। किस में बदलता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए, इनके साथ साथ में S है वो लिखा हुआ है इसके राइट हैंड साइड के पादांक में। S का मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि S का मतलब होता है कि ये पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में है। तो ये पदार्थ यदि सॉलिड अवस्था में है तो S लिखा हुआ है, और ये गैसीय अवस्था में है तो G लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये था तापीय अपघटन। नेक्स्ट है प्रकाश अपघटन। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, AgCl सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag सिल्वर प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। AgBr ये भी सूर्य की उपस्थिति में होता है, और AgBr है वो Ag प्लस Br2 में, यानी सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में बदलता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसको प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आजकल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। तो किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह सरल यौगिकों में टूट जाता है। यदि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो वो विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे जल का अपघटन होना। सभी अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी होती है, क्योंकि ये सभी है वो ऊष्मा की उपस्थिति में
होती है। तो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है, ताप की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में और विद्युत अपघटन यानी विद्युत की उपस्थिति में। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है ये, और तीनों ही अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। यदि हमें पूछा जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो इन तीनों जो प्रकार है, इन तीनों प्रकार में से हम कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है। देखिए, अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है वो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। विस्थापन का मतलब होता है एक तत्व क्या करता है, दूसरे तत्व को हटा देता है। एक तत्व को दूसरे तत्व से हटाना है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें अधिक सक्रिय जो तत्व है वो कम सक्रिय तत्व को हटा देता है। अधिक सक्रिय तत्व है कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल है। विस्थापन अभिक्रिया में धातु व अधातु दोनों भाग लेती है। विस्थापन अभिक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेती है। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखिए, Fe अकेला है आयरन, CuSO4, Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट, तो कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, Fe क्या करता है, Cu को हटा देता है और SO4 को अपने साथ जोड़ देता है। तो ये क्या हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। पीछे देखो, नीचे देखो, इसमें हाईलाइट किया हुआ है Fe मोर रिएक्टिव, Cu लेस रिएक्टिव, यानी Fe है वो अधिक सक्रिय तत्व है, इसीलिए कम सक्रिय तत्व कॉपर को हटा देता है। कॉपर को हटा करके स्वयं है वो SO4 के साथ संयोजित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, Zn प्लस CuSO4, जिंक वही कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक है वो अधिक सक्रिय तत्व है, इसीलिए कॉपर को हटा देता है और कॉपर को हटा करके Zn स्वयं के साथ SO4 को जोड़ लेता है और कॉपर सॉलिड अवस्था में अभिक्रिया में अलग प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। तो Zn है वो मोर रिएक्टिव है, अधिक सक्रिय तत्व है। Cu है वो लेस रिएक्टिव है, कम सक्रिय तत्व है। तो अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को हटा देना है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप कोई एक एग्जाम्पल है वो कम से कम याद करना जरूरी है। इसमें धातुएं और अधातुएं दोनों भाग लेती है। इसी में हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी, यानी ये कम सक्रिय और अधिक सक्रिय जो शब्द हैं इनका क्या मतलब होता है, कौन सी धातुएं अधिक सक्रिय होती है, कौन सी कम होती है, इसकी एक सक्रियता श्रेणी दी हुई है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, सक्रियता श्रेणी, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो ये सारणी दी हुई है, सारणी में से किसी 3 या 4 तत्व को उठा दिया जाता है और पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर इनकी सीरीज बनाइए, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते हुए। तो इस श्रेणी को हम इसी सीरीज में अपने को याद करना है। देखो, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इस श्रेणी में धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। यानी सबसे पहले हम उस तत्व को लिखेंगे जो तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी सर्वाधिक सक्रिय धातु है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। देखिए, सर्वप्रथम लिखा है के, पोटेशियम सबसे सक्रिय है। तो पोटेशियम जो इसके नीचे जितनी भी धातुएं हैं
या अधातुएं हैं, सबको हटा सकता है ये। उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है फेरम, उसके बाद है टिन, जिसको एसन से डिनोट किया जाता है, उसके बाद है पीबी लेड पॉलीब्लेडेनम, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है मरकरी हाइड्रोजीरियम पारा जिसे कहते हैं, उसके बाद है सिल्वर और उसके बाद है गोल्ड। देखिए हमने पीछे जो दो उदाहरण देखे थे, इन दो उदाहरणों में हमने देखा था कि जिंक है वो कॉपर को हटा देता है, तो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है जिंक, इसीलिए सक्रियता श्रेणी में उसको ऊपर रखा गया है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल देखा था हमने, फेरम यानी आयरन है, लोहा है, वो भी कॉपर को हटा देता है, इसलिए सारणी में कॉपर से ऊपर है। लेकिन यदि जिंक और फेरम दो दिए हुए हैं तो कौन हटाएगा? ध्यान देवें, कौन हटाएगा? जिंक हटाएगा, क्योंकि सारणी के अंदर जिंक है वो सबसे इन तीनों में ऊपर है। ऊपर जिंक है तो जिंक इसके डाउन में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबको हटा सकता है, चाहे वो फेरम है, टिन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, चाहे गोल्ड है। तो ये सर्वाधिक सक्रियता से कम सक्रियता की और है वो सारणी है वो दी हुई है, तीर के निशान से समझाया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ये अधिक सक्रिय है या सर्वाधिक सक्रिय है, ये सबसे कम सक्रिय है। तो इस सारणी को आप है जैसे अपनी नोटबुक के अंदर बनाएं और उसको याद भी करें। ये सक्रियता श्रेणी है। एक बार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें ये लिखना था ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इनमें जो ये 8-10 तत्व दिए हुए हैं इनमें से किसी 3 या 4 तत्व को उठा करके क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जिंक, फेरम और लेड इनको बढ़ते हुए सक्रियता के अंदर व्यवस्थित कीजिए या घटते हुए सक्रियता श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। तो अपने को ये सारणी है वो है जैसे कि जैसे ही याद करनी है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो ये पीछे हमने पढ़ा विस्थापन, इसी में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। द्वि यानी 2, विस्थापन वो भी 2। कैसे? देखो, इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और एक नया यौगिक बनता है। पीछे जो केवल विस्थापन में हमने देखा था कि केवल F ही है वो Cu को हटाता है, केवल एक तत्व का विस्थापन होता है। इसमें है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और एक नया कंपाउंड, एक नया पदार्थ है वो बनता है। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaSCl2 बेरियम क्लोराइड। देखो इसके अंदर AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वा। अब इसमें देखो सोडियम है वो किसके साथ संयोजित है? सल्फेट के साथ। बेरियम है वो किसके साथ संयोजित है? क्लोराइड के साथ। अब क्या होता है, सोडियम है वो Cl के साथ संयोजित हो जाता है और बेरियम है वो सल्फेट के साथ संयोजित हो जाता है। दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दोनों ही अपना स्थान छोड़ देते हैं, दोनों का ही विस्थापन हो जाता है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है उपचयन व अपचयन, या इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखो उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण, विद्युत धनी परमाणु का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है।
अपचयन है यानी रिडक्शन है वो कंप्लीट इसके अपोजिट है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, विद्युत ऋणी परमाणु का निकलना रिडक्शन कहलाता है, विद्युत धनी परमाणु का निकलना रिडक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ग्रहण करना ये रिडक्शन है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब विइलेक्ट्रॉनीकरण ये ऑक्सीडेशन है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण क्या है, विइलेक्ट्रॉनीकरण क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों का एक ही इलाज है, इस सारणी को है जैसे का जैसे याद करना। एक साइड से याद कीजिए, दूसरा इसका अपोजिट है एकदम। तो यह है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, Cu+O2 यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड CuO, दूसरे इसमें क्या है CuO और हाइड्रोजन, तो यहाँ होता है ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। वैसे प्रत्येक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं हमेशा। कोई सी भी अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ होते हैं, और वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, या वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो प्रजातीय यौगिकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। CuO+H2 कॉपर का ऑक्साइड है, को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो कॉपर का ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ से हटा देता है, ऑक्सीजन हट जाती है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हुए। सेम एग्जाम्पल्स नीचे दिया हुआ है, ZnO जिंक का ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक से ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होना रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कोरेजन, क्षारण। देखिए क्षारण क्या चीज़ होती है, वह रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप धातु का क्षय व ह्रास होता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से इसने दो शब्दों को हाईलाइट करके लिखा है। इन दोनों शब्दों को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इसकी परिभाषा के अंदर जब हम कोरेजन की परिभाषा लिखते हैं तो ये दो शब्द है वो आना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं दो शब्दों का महत्व है यहाँ सबसे ज़्यादा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है एवं ह्रास यानी वो नष्ट होती है, कंप्लीट नष्ट नहीं, उसकी परत का नष्ट होना या उसमें विकार उत्पन्न हो जाना, वो कोरेजन की श्रेणी में आता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, किससे अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वो क्षारित हो जाती है। ये प्रक्रिया क्षारण या कोरेजन कहलाती है। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, ये धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। इस कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग
जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। तो कोरेजन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरेजन से आप क्या समझते हैं, कोरेजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर तक यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा और ये उदाहरण है वो आप ध्यान से लिखें अपनी नोटबुक के अंदर और कोशिश ये करें कि ये याद हो। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। गंधिता का मतलब गंध का आना, और विकृत का मतलब गंध का विकृत हो जाना, यानी वास्तविक जो उसकी गंध है वो नहीं आना और अन्य गंध का आना। इसका मतलब है कि उसके वास्तविक गुण हैं उनको खो देना। देखिए, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रहता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है और उसका स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जा सकता है तथा उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है वो मिलाए जाते हैं। देखो, बहुत सिंपल भाषा में हम समझें इसको तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को, देखो इसमें ऊपर लिखा है वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है और उसका स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाता है। अपने घर में जैसे आचार होते हैं, उनको लंबे समय तक आचार को सुरक्षित रखने के लिए हमें तेल के अंदर डुबो कर रखना पड़ता है उसको। यदि उसका कोई भी हिस्सा तेल से बाहर निकलता है तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस है वो आदि लग जाती है और वो लगने से सारे आचार को है वो खराब कर देती है। तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वायु रोधी बर्तनों में रखा जाता है। यानी हवा के अंदर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस, कवक उपस्थित रहते हैं और यदि वो पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तो वो दूषित हो जाता है। इसीलिए हमें उस बर्तन को ढककर उस पदार्थ को तेल में डुबो कर रखना जरूरी होता है। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो विकृत गंधिता का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी वास्तविक गंधे वो खो देता है और यूं कहें कि वो खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये था फर्स्ट लेसन। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं हम। देखिए, बहुचयनात्मक क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले यानी विइलेक्ट्रॉनीकरण वो अपचायक कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया है वो संभव नहीं है? ये सक्रियता श्रेणी है, उसको आप वापस देखिएगा। और अधिक सक्रिय तत्व है वो कम सक्रिय तत्व को हटाता है, कम सक्रिय है वो अधिक सक्रिय वाले तत्व को नहीं हटा सकता है। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है? ये संभव नहीं है, जैसा इसमें दिया हुआ है Fe प्लस ZnSO4 FeSO4 बनता है। यानी Fe है वो Zn को नहीं हटा सकता है क्योंकि Fe है वो कम क्रियाशील है, Zn है वो Fe को हटा सकता है। तो सक्रियता श्रेणी को देखेंगे तो ये चीज़ अच्छी तरह से अपने समझ में आएगी। निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? देखिए, एक समीकरण दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu, यानी Zn क्या करता है? Cu को हटा रहा है और Cu को हटा करके अपने साथ SO4 को जोड़ रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, लेकिन इसने पूछा है ऑक्सीकरण। यहाँ Zn है, इसका हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। ये ऑक्सीकरण अंक थोड़ी सी अलग चीज़ है, अपने लेसन में नहीं आया हुआ है।
ये डिटेल्स हैं, 11th क्लास में है। यहाँ जो Zn पहले दिया हुआ है कि यहाँ Zn, तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो शून्य होती है। और यहाँ क्या होता है, Zn SO4 होता है, तो SO4 की -2 होती है, इसीलिए यहाँ Zn की +2 हो जाती है। तो यह पहले 0 और फिर +2 का होना, यानी ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पानी में इलेक्ट्रोलिसिस की अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये एनोड पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पानी में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में हाइड्रोजन है वो कहाँ उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन है कैथोड पर उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन है वो एनोड पर उत्पन्न होती है। किन प्रेक्षणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, सूचना मिलती है, और इस इंडिकेटर को देख करके हम बता सकते हैं। देखिए, जैसे रंग का परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, गैस के निष्कासन होना या उत्सर्जन होना, इन चीज़ों से हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट, AgNO3 + KCl बराबर AgCl KNO3 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, क्या हो रहा है, सिल्वर है वो अपने साथ क्लोराइड को जोड़ रहा है, पोटेशियम है वो अपने साथ NO3 नाइट्रेट को जोड़ रहा है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों का विस्थापन हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है अपघटन, कितने प्रकार की अभिक्रिया थी, ताप की उपस्थिति में अपघटन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, और विद्युत की उपस्थिति में अपघटन होता है। तीनों के एग्जाम्पल्स भी पीछे लिखे हुए हैं, आप वापस अपघटन अभिक्रिया जो 2 नंबर पे दी हुई है उसको देखें, वो सारी चीज़ मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होता है, तो ये अर्ध आयु काल है वो 10⁻12 होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु का ह्रास नहीं होता है, कोई नया परमाणु नहीं बनता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जल के निर्माण की संयोजन अभिक्रिया H2 + O2 बराबर H2O। रासायनिक समीकरण में ये तीर के निशान ऊपर और नीचे दिए हुए हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, जो ऊपर की तरफ है, जो एरो है उसका साइन ऊपर की तरफ है, वो गैसीय उत्पाद का प्रतीक है, यानी जो गैस बन रही है, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है उस पदार्थ के पास हम G लिखते हैं, जैसे गैसीय अवस्था में होती है तो उसके पास में हम ये एरो ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं। और जो अवक्षेप बनता है वो हमेशा ठोस अवस्था में होता है, तो उसको हम डाउन की तरफ फॉलो करते हैं इसको। तो ये अवक्षेप और गैसीय अवस्था को बताने वाले इंडिकेटर है दोनों। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, Na2SO4 + BaCl2, पीछे दी हुई थी ये इक्वेशन सेम। सोडियम क्या करता है, Cl अपने साथ जोड़ लेता है, और Ba क्या करता है, SO4 अपने साथ जोड़ लेता है, यानी दोनों में फिर वही दोनों का विस्थापन होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। जंग लगने के लिए धातु की सतह वो खुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, तब जंग लगता है। तीनों परिस्थितियाँ जब बनती है तब जंग लगता है। भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन है वो वियोजन अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें
विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, वो संतुलित समीकरण कहलाती है। यानी कोई भी समीकरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों के रूप में जब लिखी गई है तो अभिकारकों और उत्पादों की तरफ परमाणु की संख्या हमेशा दोनों तरफ समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं होती है तो हमने पीछे एक मेथड पढ़ा था, हिट यानी मेथड, उस मेथड के माध्यम से हमें उसको बराबर करना होता है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना समीकरण का संतुलित होना कहलाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2KCl प्लस Cl2 बराबर 2KCl प्लस I2, यानी यह है पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीकारक और अपचयक को बताइए। तो इस अभिक्रिया में Cl2 का अपचयन हो रहा है, इसलिए वो ऑक्सीकारक है, तथा Ki पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए वो अपचायक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, देखो पीछे हमने बात की थी Mg, K, Ca, Fe, Cu की बढ़ती हुई क्रियाशीलता में तत्वों को लिखा गया है, बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17वां नंबर, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग विलुप्त हो जाता है तथा Cu निक्षेपित हो जाती है। ये विस्थापन अभिक्रिया है। CuSO4 में जब जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो SO4 Zn के साथ संयोजित हो जाता है, विस्थापन कर लेता है ये कौन, SO4, और जाकर के किसके साथ जुड़ जाता है, Zn के साथ, और CSO4 अलग अलग हो जाता है। ये CSO4 नहीं है, ये Cu है, यहाँ ये गलत लिखा है, और Cu है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 व O2 का वहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक जीवित कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। इन लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। ये सभी वो क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़े हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक करके लिखें। वही ऑक्सीकारक और अपचायक से आप क्या समझते हैं, पीछे हमने पढ़ लिया है ये चीज़, तो इन्हीं को आप वीडियो को रोक करके अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारणी अपने पीछे भी बनी हमने पढ़ी थी, सेम वही सारणी है, केवल अंतर इतना है सारणी में प्रत्येक परिभाषा के साथ हैं वो समीकरण लिखी हुई है। तो ये सारणी पीछे भी दी हुई है, सारणी को आप लिखें। ये था फर्स्ट लेसन। आप अपनी नोटबुक में इसको आराम से लिखें और याद करें। यह आपको सीखने में मेरे हिसाब से काफ़ी सहायता करेगा। थैंक यू। अभी तक भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।